नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और पहली खबर भी मुंबई से ही आपको हम दिखा रहे हैं। मेरे पीछे जो आप ये मुंबई की लोकल देख रहे हैं, इसे मुंबई की धड़कन कहा जाता है, लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि हर रोज 68 लाख से ज्यादा यात्री इससे सफर करते हैं। मुंबई के लोग एक तरह से इस पर निर्भर हैं और खास तौर से अगर आप पीक आवर देखें, यानी कि जब दफ्तर जाने का समय और दफ्तर से लौटने का समय होता है, तो भीड़ कुछ इस कदर होती है कि लोग दरवाजे पर लटके हुए नजर आते हैं। लेकिन आज यही मुंबई के लिए घातक साबित हुआ। दर्जन भर लोग चलती ट्रेन से गिर गए, उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बस ये आंकड़े तक सीमित खबर नहीं होनी चाहिए। गंभीर मुद्दा ये है कि आखिर दरवाजे पर लोगों को लटकना क्यों पड़ता है, क्यों इस कदर मुंबई की लोकल में भीड़ को संभाला नहीं जा रहा। दिखाते सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट। कल्याण में रहने वाले विकी का परिवार मातम में डूबा है। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालने वाली गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के 34 साल के कर्मचारी विकी बाबा साहेब मुखिया दल भी ट्रेन हादसे का शिकार हो गए। 3 दिन पहले विकी ने अपना जन्मदिन मनाया था। सुबह 10 बजे पता चला वो नहीं रहे। परिवार अब अपने घर जालना जा रहा है। उसकी वाइफ भी अभी उनको पता नहीं, तो उनको हम लोगों ने सुबह गांव भेज दिया। हमारा गांव जालना है, उधर उनके मम्मी पापा भी उनके गांव में ही है। तो अभी हम लोगों को पता भी नहीं था। मैं भी डायरेक्टली जॉब से आया हूँ। हम लोगों ने जब न्यूज़ में देखा, उसका फोटो वगैरह देखा, तब जाके हम लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे हुआ है। इसमें कहने के जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरा ब्रदर इन लॉ इसमें गया हुआ है। अभी 3 दिन पहले उसका बर्थडे था, तो सेलिब्रेशन किया, और एक 5 साल का बच्चा भी है उसको। उसने अभी 2-3 साल पहले नया घर भी लिया था। यहाँ पे हमारे इधर रहने के लिए ही था। विकी अकेले नहीं हैं। हजारों लोग इस शहर में जानवरों की तरह ट्रेनों में लटक कर सफर करते हैं और किसी दिन एक हादसे में जान गंवा देते हैं। सोमवार को मुंबई के करीब मुंब्रा के पास यही हुआ। खचाखच भरी ट्रेन में जो यात्री पांव रखने की जगह नहीं ढूंढ पाया, वो दरवाजे पर लटका रहा। नतीजा, मुंब्रा दीवा के बीच करीब 13 यात्री ट्रैक पर गिर पड़े। 4 की जान चली गई। लोकल में ट्रैवल करने वाले 8 व्यक्ति जो है वो ट्रैक के ऊपर गिरे थे। इन 8 व्यक्तियों को हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की अरेंजमेंट रेलवे की तरफ से की गई थी। ये घटना जो है लगभग 9:30 बजे के करीब इस घटना की इन्फॉर्मेशन अपने को मिली थी। 9:50 के करीब उसमें एम्बुलेंसेस पहुंचे हैं। एन रूट या सेक्शन के बीच में सीसीटीवी की उपलब्धता नहीं होती है, लेकिन आज जैसा आपने बताया है, बिल्कुल उस दृष्टिकोण से हम लोगों की तरफ से उसकी जानकारी ली जाएगी। जो यात्री इस घटना में इंजर्ड हुए थे, उन यात्रियों को सारी मदद रेलवे की तरफ से देने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक के परिवारों को 5 लाख की मदद राशि, घायलों के लिए मुफ्त इलाज और हादसे की बड़ी जांच की घोषणा की गई है। ये दुखद घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो मृतक है उनके परिवार को इस दुख में हम शामिल है। तो मैंने सुबह ही वहाँ के डॉक्टर से बात की थी और उनके ट्रीटमेंट भी बराबर। और निश्चित तौर पर रेलवे इस दुर्घटना को लेकर काफी गंभीरता से काम कर रही है। ट्रेन हादसे के प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि इस रूट पर लगभग हर रोज भीड़ के कारण ट्रेन से गिरने के हादसे होते रहते हैं। इस बार बड़ी संख्या ने सुर्खियां बटोरी हैं। स्टेशन के बाद पहुंचा ना, तो वहाँ पे देखा मैंने क्या मतलब दोनों ट्रेन क्रॉस हुई तो पुलिस वाले चिल्लाने लगे, सब चिल्लाने लग गए कि इधर पे गिरे। तो वहाँ आए तो देखा तो लाइन से यहाँ पे बॉडी गिरी हुई। तो फिर स्टाफ, रेलवे के स्टाफ और सब लोग उतर के फटाफट बॉडी को जो पहले बच सकते थे उनको उठा के साइड में रखे, फिर स्ट्रेचर पे डाल के लेके गए। फिर बाकी बॉडियों को एक एक करके उठा के प्लेटफॉर्म पे जमा करते गए। शाम के टाइम और सुबह के टाइम पे कैसे ये टर्न है ना, तो गर्दी के टाइम पे 1-2 जन वहाँ पे गिरते ही थे। इसके पहले भी एक बार ऐसा हो गया था, एक बॉडी गिरी है, फिर उसको सब लोग देख रहे, उतने में दूसरी ट्रेन गई, उसमें से एक बॉडी गिर गई। आरटीआई रिप्लाई का हवाला देते हुए मुंबई रेल प्रवासी वेलफेयर एसोसिएशन ने हादसे के पीछे गंभीर मुद्दों को उठाया है, जिसके मुताबिक 3 महीने में हादसे वाले रूट मुंब्रा कलवा दीवा में 293 लोगों ने जान गंवाई है। इस रूट में शार्प कर्व के कारण ज्यादा स्पीड के दौरान भीड़भाड़ वाली ट्रेन से लोग गिरते रहते हैं। साथ ही ट्रैक के बीच बेहद कम अंतर 2 ट्रेनों के साथ में गुजरने से लटके हुए यात्रियों के लिए खतरनाक साबित होता है, जैसा कि इस हादसे में हुआ।
एक्सप्रेस ट्रेनों को निकलने के लिए प्राथमिकता देना और लोकल ट्रेन को 30 से 40 मिनट की देरी से दौड़ाना भी इस रूट की लोकल में भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि ट्रेनों में अब अनिवार्य रूप से ऑटोमेटिक डोर बंद करने की सुविधा जोड़ी जाएगी ताकि यात्री दरवाजों पर न लटके। मुंबईकरों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। गए 20 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि इसकी संख्या, एक्सीडेंट की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि भीड़ कम होने की कोई नाम नहीं है, गुंजाइश नहीं है। हमने जब RTI डाला तो पता चला 3 महीने में 290 लोग गुजर गए, मर गए सिर्फ इसी रूट में। सिर्फ इसी रूट में। मुंबई रेलवे दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे माना जाता है। ये शहर की लाइफलाइन है क्योंकि बेहद कम पैसे में 68 लाख यात्री रोजाना इसे सफर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीक आवर में ट्रेन में प्रति वर्ग मीटर में 14 से 16 यात्री खड़े होते हैं। किसी यात्री को ट्रेन में सीट मिलना उसके लिए उस दिन की सबसे बड़ी जीत होती है। कैसा बाहर आते हैं हमारे को नहीं पता चलता है। एंड फॉर लेडीज ऑल्सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। आदमी है ना जैसा जस्ट लाइक एनिमल्स दे आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। लाइक पीपल रश, बहुत रश करते हैं और इसकी वजह से 40-40 मिनट के बाद ट्रेन लेट आता है, इसलिए ओवरक्राउडिंग होती है। स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स इज वेरी रिस्की। विपक्ष सिर्फ 9 जून के हादसे को ही नहीं बल्कि ट्रेनों की चरमराई व्यवस्था पर रेलवे को घेर रहा है। क्या कहेंगे? ये लोकल के कारण हुई है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये रेलवे में घर्षण हुआ है 2 रेलवे में और इसकी वजह रेलवे को साफ करनी पड़ी। रेलवे तो कह रहा है दोनों ट्रैक से अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड में नहीं, ट्रेन आ रही थी, नहीं, लोगों के बैक टकराए। नहीं, गलत कह रही रेलवे। मैंने इंजर्ड जो थे और जो इसने कहा कि मैं दररोज ट्रेन में जाती हूँ और लटक के ही जाती हूँ, यानी दरवाजे पे खड़े होके ही जाती हूँ, तो उसने सच्चाई बताई। बोले दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई। और उसने जो कहा वो मैं नहीं बात करना चाहता हूँ। उसने कहा कि आज पहली बार कुछ अलग सा लग रहा था, ट्रेनें बहुत फास्ट चल रही थी। अगर हम सेंट्रल रेलवे की बात करें तो सबसे ज्यादा लोक संख्या बढ़ी है कलवा, मुमरा और दीवा में। आपने क्या समाधान दिया उनको? रेलवे की फेरियां बढ़ी हैं क्या? फ्रीक्वेंसी बढ़ी है क्या? नहीं। लोक संख्या तो हजारों के संख्या में बढ़ गई, लेकिन रेलवे ने कोई इलाज नहीं। 2024 का RTI से निकला आंकड़ा बताता है कि 570 लोगों की ट्रेन से गिरकर मौत हुई। ट्रेनों में भेड़ बकरियों की तरह सफर करने वाले मुंबईकरों की बदतर होती हालत किसी से छुपी नहीं। इसीलिए चमकदार गगनचुंबी इमारतों ढांचों से कहीं ज्यादा एक आम मुंबईकर शहर की लाइफलाइन को जल्द दुरुस्त होते देखना चाहता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बढ़ते हैं आगे। 2 परिवारों की मर्जी से एक शादी होती है, फिर दूल्हा दुल्हन हनीमून पर जाते हैं। अपनी मर्जी से हनीमून पे साजिश रची जाती है, पति का कत्ल कर दिया जाता है, पत्नी गायब हो जाती है। खोजबीन शुरू होती है तो 17 दिनों के बाद पत्नी सरेंडर कर देती है। इस हनीमून मर्डर की खौफनाक कहानी क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। 11 मई को इंदौर में हुई थी सोनम और राजा की शादी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए निकले। 23 मई को मेघालय के शिलोंग में दोनों आखिरी बार देखे गए। 2 जून को राजा की लाश बरामद हुई और 8 जून की रात सोनम ने यूपी के गाजीपुर में सरेंडर कर दिया। इंदौर से शुरू हुई साजिश की कड़ियों को जब मेघालय पुलिस ने गाजीपुर तक जोड़ा तो आरोपों के कटघरे में खड़ी हुई सोनम और उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा। Preliminary investigation will indicate that that's how this whole motive and crime was unearthed, because when we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. So when they come here, that will be confirmed. At this juncture, I will not be able to say what exactly is the motive, but it indicates towards that. राजा रघुवंशी हत्याकांड में पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनम और राज कुशवाहा के अलावा 3 सुपारी किलर हैं। राज कुशवाहा को इंदौर से गिरफ्तार किया गया है। विशाल उर्फ विक्की ठाकुर की गिरफ्तारी भी इंदौर से हुई है। आकाश राजपूत को ललितपुर से धरा गया है और आनंद को बीना से गिरफ्तार किया गया है। We told you 4 were arrested and then Mrs. Sonam has already surrendered herself somewhere in UP. Okay, and then altogether is 5 people. Altogether is 5 people and we have arrested, and now we are in the process of bringing
back to Shillong for further investigation. राज शिलोंग नहीं गया, लेकिन उसने राजा की हत्या की पूरी साजिश तैयार की। सोनम ने उसे पल पल का लोकेशन शेयर किया और सुपारी किलर ने वारदात को अंजाम दे दिया। मेघालय पुलिस के दावों पर भरोसा करें तो राजा हत्याकांड में जब दूसरे सारे आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और जब सोनम को इस बात का भरोसा हो गया कि उसके पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तब उसने शिलोंग से करीब 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर के एक ढाबे पर सरेंडर कर दिया। उसके सरेंडर की कहानी भी दिलचस्प है। बोल तो रहे रात के 1 बजे वो आई थी, उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल से अपने भाई पे कॉल की, भाई के नंबर पे। फिर बात करते ही भावुक हो गई और रोने लगी और अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। फिर उनके फैमिली से हम बात किए, उनसे पूछे आप कहाँ पे मतलब कॉल लगाए, वो बताते इंदौर में। उसके बाद हम अपना यहाँ का एड्रेस पूरा बताते हैं। उसके बाद उनको पानी देते हैं, मतलब वही मांगती है कि भैया पानी दीजिए, प्यास लगा। उनको हम पानी देते हैं। फिर उसके बाद वो हम बोलते हैं दीदी आप वहाँ पे साइड में जाके बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद उनके भाई का कॉल आता है। फिर वही उसके बाद उनके भाई का कॉल आता है तो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल थाने पे कंप्लेंट कर दीजिए कि ये सिलोना कुछ तो बताए थे हमको एग्जैक्ट याद नहीं, सोनम तो उनका नाम है ना, मध्य प्रदेश कुछ केस है ऐसा, पुलिस थाने में बता दीजिए। सिलोम करके कुछ बता रहे थे, सिलोम उनके भाई। तो फिर हम किस थाने फोन उन्होंने किया था? उन्होंने नहीं किया था, वो बता रहे थे कि अपने किसी लोकल थाने में जो है वहाँ पे कर दीजिए। तो हम 112 नंबर डायल करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है, फिर उनसे बातचीत करती है। एक घंटा वो लोग भी बैठते हैं, पूरा पूछताछ करने के बाद उनको अपने साथ ले जाते हैं। सोनम और राजा की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन अब दोनों परिवारों का दुख अलग अलग है। एक परिवार का बेटा अब कभी नहीं लौटेगा, तो दूसरे परिवार की बेटी पर कानून का शिकंजा कसेगा। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था, जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया, तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि मेरा बच्चा किस हालत में तड़पा, उनको भी ऐसे तड़पा के मारो। कभी सोनम का ऐसा व्यवहार देखने को मिला आपको? नहीं, कोई व्यवहार नहीं मिला मेरे को सोनम का ऐसा देखने को। शादी राजी मर्जी से हुई थी, मतलब घर वाली फैमिली के उससे ही जुड़ा गया था रिश्ता। क्या गलत है क्या सही है वो तो अभी जो जांच होगी वो बताएगी, अब मैं क्या बताऊं। बेटी मिल गई है, बस बेटी मिल गई है, यह है खुशी काय की है। जब ये उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं तो, और अब जो है वो तो जितना दुख घूमने का नहीं था उतना दुख ये उल्टा सीधा का होएगा हमको। तो अब जो भी है वो सामना हमको ही करना है इसमें। सोनम के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। गलत आरोप लगा रहे हैं, वो आरोप गलत लगा रहे हैं क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप लगा रही है। वो पुलिस ही फंस रही है वहाँ पे, और वो पुलिस की जांच होगी, सीबीआई जांच करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बेटा। अब सोनम को गाजीपुर से शिलोंग ले जाया जा रहा है, वहीं पूछताछ होगी और तब शायद साजिश की कई और परतें सामने आएंगी। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और इस पूरे मामले पर एनडीटीवी से बात करते हुए यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया है कि सोनम कह रही है कि उसे ड्रग्स दिया गया, और क्या क्या मुख्य बातें उन्होंने बताई है, सुनाते हैं आपको। सो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं यूपी के एडीजी अमिताभ यश जी। अमिताभ जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो राजा रघुवंशी और जिस तरीके से ये सोनम मिली है, अब इस पे क्या अपडेट है? सबसे बड़ी सोनम ने स्वयं को पुलिस को प्रेजेंट किया एज अ विक्टिम। उनकी स्टोरी थी कि उन्हें भी ड्रग करके यहाँ लाया गया है और उन्होंने स्वयं अपनी जानकारी अपने परिजनों को दी। उनको ये संभवतः पता था कि बहुत जल्दी ही पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। लगभग 3 बजे उन्होंने अपने परिजन, सुबह 3 बजे आज ही उन्होंने अपने परिजनों को बताया कि उनकी लोकेशन गाजीपुर बनारस रोड पर एक ढाबे पर है। उनके परिजनों ने तत्काल एमपी पुलिस से संपर्क किया। एमपी पुलिस ने यहाँ सूचना दी और सोनम को बरामद किया गया। सोनम को उसके बाद तत्काल मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया गया, जो एक नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटी है, और उसके बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रख दिया गया। जो उनसे पूछताछ मेघालय पुलिस द्वारा की जा रही है। मेघालय पुलिस अपनी नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज को भी पूरा कर रही है और उन्हें ले जाएगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि
सोनम एक बहुत ही रुथलेस नेचर है उनका, और लेकिन बहुत ही पुअर प्लानर है। उन्हें पुलिस वर्किंग की कोई जानकारी नहीं है। उनको ये लगा कि शी कैन गेट अवे विद दिस क्राइम बाय प्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज अ विक्टिम। लेकिन मेघालय पुलिस ने बहुत ही थरो काम किया और उन्होंने इस पूरे केस को अनकवर किया है। वही अमिताभ जी पूछना चाहेंगे कि जिस अभी आपकी की पूछताछ भी हुई तो वो क्या क्या बताया सोनम ने कि वो कैसे और कब पहुंची वहां गाजीपुर और किस तरीके से आई शिलोंग से? यूपी पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। जितनी जानकारी हम लोगों को हुई थी सोनम से, वो सिर्फ इतनी थी कि उनके द्वारा बताया जा रहा था कि उन्हें ड्रग करके यहाँ लाया गया है। मेघालय पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हम लोगों ने उनसे कोई जानकारी शेयर जानकारी नहीं मांगी है, लेकिन अगर उन्हें कोई असिस्टेंस की जरूरत होगी तो वो हम जरूर देंगे। सर मतलब ड्रग लिए हुए तो ये कहना चाह रहे हैं सर आप? और जी हाँ, ड्रग लिए हुए का मतलब है कि उन्हें कोई दवा देकर उन्हें बेहोशी की हालत में यहाँ पहुंचाया गया। और अब अगली खबर बेंगलुरु से आपको दिखाते हैं, जहां सूटकेस में 17 साल की मिली लड़की की लाश ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने अब इस सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठाया है। 7 आरोपियों की बिहार से गिरफ्तारी हुई है। ये वही सीसीटीवी फुटेज है हत्या से ठीक पहले की। 17 साल की मासूम लड़की जिसे उसका प्रेमी आशिक कुमार बेंगलुरु लाया और फिर उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ये तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं कैसे 22 वर्षीय आशिक कुमार उस नाबालिग लड़की की लाश को एक सूटकेस में रखकर ले जा रहा है। सूटकेस को एक कैब में रखा गया और फिर रात के अंधेरे में अनेकल के पास रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया गया। फिर आशिक फरार हो गया, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। पुलिस के लिए इस लड़की की पहचान करना भी एक बड़ी चुनौती थी। तफ्तीश से परतें खुलती गई और सुराग पुलिस को बिहार के नवादा जिले तक ले गए। हिसुआ थाना पुलिस की मदद से सबसे पहले आशिक कुमार और फिर बाकी 6 आरोपियों को दबोच लिया गया। जिन पे जो नामजद यहाँ अभियुक्त हैं उन लोगों पे छापामारी की गई, तो उसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछा गया एवं पता किया गया, तो अभी तक जो बात सामने में आई है 20 मई को अभियुक्तों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई एवं शव को छुपाने के दृष्टिकोण से एक सूटकेस में पैक करके एक रेलवे स्टेशन के पास जो है शव को ट्रॉली बैग में फेंक दिया गया। और अब पहाड़ों की रानी मसूरी की बात करते हैं, जहां ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या तो है ही, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं की यहां पर बात करें तो वो भी समय के साथ बढ़ी दिख रही है। एकमात्र जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। दिखाते हैं आपको हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अगर आप मसूरी में किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आते हैं तो आपको देहरादून उतरना। मसूरी में एक उप जिला चिकित्सालय है और एक निजी अस्पताल, लेकिन दोनों ही जगह स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। एक राजकीय अस्पताल था, वह भी कुछ साल पहले बंद कर दिया गया। इस वक्त हम मसूरी के माल रोड में मौजूद है और जो पर्यटक है वो अलग अलग जगहों पर यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि धूप है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगातार इस तरीके से ट्रैफिक जाम है। और ये कार्ट है, ये इलेक्ट्रिक कार्ट है और इसी में लोग यहाँ पे सफ़र करते हैं। एक व्यवस्था बनाई गई है ताकि जो लोगों की गाड़ियाँ हैं वो माल रोड पर ना आएँ, लेकिन अक्सर माल रोड पे गाड़ियाँ आ जाती है जिसकी वजह से काफ़ी जाम लगता है। और देहरादून से मसूरी जो 32 किलोमीटर का रास्ता है, उस रास्ते में भी लोगों को घंटों घंटों तक रुकना पड़ता है। मसूरी शहर में 50,000 से 70,000 पर्यटकों को संभालने की क्षमता है, लेकिन स्थानीय लोगों और पर्यटकों के हेल्थ सिस्टम का क्या हाल है, ये स्थानीय लोगों की जुबानी सुने। समस्या ये है कि एक तो पार्किंग की दिक्कत है यहाँ पर, और इस रोड पे ट्रैफिक का जो है वो बहुत दिक्कत है। लोगों को आने जाने की तकलीफ है, लोगों की परेशानी है। पैदल नहीं चल सकता आदमी जब ट्रैफिक होता है। बहुत परेशानी होती है सर, कभी-कभी 1-1.5 घंटा लग जाता फंसे जाम के अंदर। लोगों को इसके बंद होने से काफ़ी परेशानी भी हो गई, क्योंकि यहाँ पे सिटी में कोई हॉस्पिटल है नहीं। इमरजेंसी कोई आ जाए तो अटेंड करने वाला कोई नहीं है। मसूरी के एकमात्र सरकारी अस्पताल का हाल ये है कि ऑन कॉल स्पेशलिस्ट डॉक्टर देहरादून से ही आते हैं। हालांकि यहाँ पर अन्य डॉक्टर भी मौजूद हैं इलाज के लिए। उस कार्डियक हार्ट अटैक अगर ऐसा पेशेंट आता है तो हम उसे लोडिंग डोज जो होते हैं, EMO होते हैं, उसे लोडिंग डोज दे देते हैं, तो वो उससे इंटरवीन होके बढ़िया ठीक हो जाता है वो।
और तब तक हमें एक टाइम थ्रेशोल्ड टाइम मिल जाता है बेसिकली पेशेंट को, है ना। फिर उसके बाद अगर सपोज हमारे पास स्पेशलिस्ट तुरंत नहीं आ पाता है, जैसे एमडी मेडिसिन वाले ज़्यादातर यहाँ पे देखते हैं, तो उनको बुला लिया जाता है, यहाँ पे वो आ जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। अगर नहीं भी हो पाता है तो फिर हम उन्हें देहरादून के लिए रेफर कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब देहरादून से मात्र 30-32 किलोमीटर दूर मसूरी है, मसूरी का अगर ये हाल है तो आप पहाड़ों का क्या हाल होगा, पहाड़ों में डॉक्टर का क्या हाल होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ का क्या हाल होगा। ये इस बात की गवाही दे रहा है कि मसूरी जैसे शहर में, जिसके आसपास 25 से 30 गांव बसते हैं, जिनका निर्भर जो मसूरी पर है, बाजार उनका है, हॉस्पिटल है, लेकिन उनको भी देहरादून जाना पड़ता है। मसूरी से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान फिर से टल गई है। खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पल्लव बांग्ला। भारत के एस्ट्रोनॉट या गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का मिशन एक दिन पोस्टपोन हुआ है। ऐसा बताया गया है कि वेदर के कारण इस मिशन को जून 10 से जून 11 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अमेरिका के फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर पे अक्सर वेदर के कारण ये पोस्टपोनमेंट होते हैं। तो अब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 10 जून के बजाय 11 जून को शाम को 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार एक फैल्कन 9 क्रू ड्रैगन से अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएंगे। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष स्टेशन पे 14 दिन के मिशन के लिए जाना है उनको, और वो प्राइवेट स्पेस कंपनी एक्सियम 4 की कमर्शियल फ्लाइट से अंतरिक्ष स्टेशन पे जाएंगे। तो जो मिशन 10 जून को होना था, अब वो 11 जून की शाम को 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार कैनेडी स्पेस सेंटर के पैड 39A से उसका लिफ्ट ऑफ होगा। इससे पहले भी इस मिशन के और भी पोस्टपोनमेंट हुए हैं। पहले 29 मई का था, फिर 8 जून का हुआ, फिर खिसक के 10 जून का हुआ, और अब इसका प्रक्षेपण जो है वो 11 जून के लिए निर्धारित किया गया है। और ऐसा बता रहे हैं कि वेदर के कारण इसका पोस्टपोनमेंट किया गया है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को एक दिन क्वारंटाइन में भी और रहना पड़ेगा, और उनको एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा अंतरिक्ष में जाने के लिए। और जब वो जाते हैं तो वो भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट बनेंगे। तो थोड़ी सब्र की ज़रूरत और है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में जाने के लिए। अब मिशन 11 जून को शाम को 5:30 बजे के लिए तय हुआ है। नई दिल्ली से पल्लव बागला, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।